Hello guys, welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss 6th September current affairs. And as you know that yesterday it was Teachers Day और आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए एंड बहुत बहुत अच्छा लगा और इसीलिए आई वांट सम विशेस, आई वांट टू शो सम विशेस. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन. तो यहाँ पर आई थिंक आपको विशेस दिख रही होंगी. यस, तो सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ संभव शर्मा, साक्षी गायकवाड़, सोनू रजक, सागर चेट्टी, अमृत ओझा, समीक्षा मोरे, सूरज डोंगरे, विभा भट्ट, वृशाली चानव, श्रेयांश पाठक, क्रिसिंटे सोलो, महिमा शर्मा. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी टीचर्स डे. मयंक झरिया, रिया गुप्ता, दीपा गुप्ता, नशीद मलिक, थैंक यू सो मच, एंड प्रिया गुप्ता. हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन और बहुत बहुत शुभकामनाएं. पारुल खुशवाहा, मम्पी, थैंक यू सो मच, एंड शोभा सिंह, मम्पी चंद. तो ये सभी लोगों ने बहुत अच्छे से विशेष किया आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे. और वे सभी लोग जो किसी कारण से एंगेज होंगे तो उन सभी को बहुत बहुत टीचर्स डे की शुभकामनाएं. और साथ ही साथ में आप लोग जो है एक अपने आप पे ट्रस्ट बनाए रखिए, आप बहुत बहुत आगे जाएंगे. जस्ट स्टे फेथ इन योरसेल्फ. और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इज इट क्लियर? तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं. तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है उस पर आ जाते हैं. तो देखिए आज के टॉपिक में हम लोग पूरे जीडीपी के एनालिसिस को, हाल ही में क्या हुआ, क्वार्टरली जो जीडीपी का पूरा एनालिसिस आता है जिसमें जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, और जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इन पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं. और ये क्वार्टर वन का क्यों है? क्योंकि अप्रैल से हमारा जीडीपी जो कैलकुलेशन है वो अप्रैल से जो जून तक है, अप्रैल मई जून, ये जो 3 मंथ है क्वार्टरली, यहाँ पर एक बहुत ही कहें तो बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है इंडियन इकोनॉमी ने. लेकिन ये सब जो बहुत ही स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस आई है, इट इज ड्यू टू द बेस इफेक्ट. बेस इफेक्ट का मतलब क्या है? क्योंकि इकोनॉमी गर्त में गई थी, उस बेस इफेक्ट की तुलना में इकोनॉमी ऐसी लग रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है. बट ओवरऑल यदि हम है ना 2018 के आंकड़े देखेंगे, 2018 के, मैं आपको बहुत सारे फैक्चुअल्स डेटा लेकर आया हूं, तो एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे. 2018 के स्टैटिस्टिक्स पर हम लोग 2022 पे पहुंचेंगे. मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये जो 4 साल का जो ईयर था, जो 4 ईयर 2018, 19, 20 और 21, ये पूरा का पूरा अपने आप में जीरो हो गया. मतलब आप ये कह लीजिए कि जीडीपी में अपने आप में ये डार्क जोन कहलाएंगे जहां पर किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं. देखिए वहां पर पुनः इस ट्रैक पर आने में देखिए 4 इयर्स लग रहे हैं, जबकि इसकी बजाय यदि ग्रोथ 8-10% की होती तो हम लोग लगभग 50 to 70% तक ग्रोथ कर चुके होते. यदि 10% पर ईयर के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता था. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक को डिटेल में. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया की जो जीडीपी है वो लंबे समय से स्ट्रगल कर रही है फॉर फ्यू ईयर नाउ, एस्पेशली पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी लॉन्च. अब ऐसा नहीं है, पेंडेमिक के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े अभी मैं आपको पूरा कर्व दिखाऊंगा. जब से जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन आया तब से ये स्थिति भयावह अपीलिंग होती चली गई. पेंडेमिक ने तो इसको मैसिव कॉन्ट्रैक्शन पे ले गया. नेचुरली द इंटरेस्ट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टरली ग्रोथ फिगर्स आर क्वाइट हाई. तो इस बार के जो महीने के ये जो 3 महीने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से जो है ग्रोथ देखने को मिली. और परसेंटेज की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं. इन स्टैटिस्टिक्स को हम लोग याद नहीं रख सकते, हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे. परसेंटेज हमें ज्यादा क्लियर होता है. तो फर्स्ट जो क्वार्टर है फिस्कल ईयर 2020 का, 2022 का, राइट, उसमें हमने कितनी ग्रोथ देखी है? 20.1. जीडीपी में कितनी देखी है? 20.1. और जीवीए में कितनी देखी है? 18.8%. पहला क्वार्टर. अब ये किसके बिहाफ पे होता है? जो 2021 था, 2020, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर जिसे कहेंगे 2021,
तो 2020 का जो अप्रैल से लेकर और जून तक के जो मंथ थे उसके परसेंटेज के हिसाब से हमने कितनी ग्रोथ देखी है, तो ये 20.1% ग्रोथ देखी, क्योंकि वहां पर नेगेटिव में चला गया था स्टैटिस्टिक्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप जीवीए और जीडीपी इन दोनों में अंतर क्या है, तो एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। जीडीपी जो होता है ये होता है जीडीपी और जीवीए, राइट, जीवीए, राइट। तो जीवीए जो होता है ये होता है सप्लाई साइड, जो सप्लाईज है, अभी सप्लाईज अच्छी खासी हो गई, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, डिमांड के कारण सप्लाई में दिक्कत है। तो जीवी होता है सप्लाई साइड और जीडीपी होता है डिमांड साइड, ठीक है, डिमांड साइड। डिमांड का मतलब हम लोग जो कंज्यूमर है जो डिमांड कर रहे हैं, और कंज्यूमर के पास यदि परचेजिंग पावर होगा तभी तो वो परचेज करेगा। तो जीडीपी में हम लोग जो है डिमांड साइड, जबकि ये सप्लाई साइड वो जीवीए रिप्रेजेंट करता है। तो जब जीडीपी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यदि एक आंकड़ा देखना है जीडीपी यदि जीवीए के टर्म में देखें तो क्या होगा, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि एक्चुअल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट के बनने की, ठीक है, वो सप्लाई साइड है। इसमें जोड़ दिया जाए जो टैक्स रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट ने या जितने भी टैक्स जनरेट हुए वो टैक्सेस प्लस कर दिए जाए, और गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज है वो माइनस कर दिया जाए, क्योंकि सब्सिडीज तो गवर्नमेंट ने दी है तो वो माइनस होगा, ठीक है। और जो टैक्स रेवेन्यू, तो टैक्स रेवेन्यू ये तो बहुत बड़ा इनकम है, तो ये जीडीपी इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्स रेवेन्यू माइनस सब्सिडीज, तो ये पूरा फिगर आपको पता होना चाहिए बेस के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए जीडीपी इज डेराइव्ड एज ए सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जो मैंने आपको बताया जीडीपी क्या होता है, जीवीए एट बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस पर जो जीवीए है प्लस जितने भी टैक्सेस हैं वो जोड़ दिए जाए, प्रोडक्ट लेस कर दिया जाए सब्सिडीज, तो वो क्या आ जाएगा, जीडीपी। तो जीवीए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लीजिए, यदि जीवीए का फॉर्मूला देखना है जीवीए, और यदि ये ऐसा कुछ है टैक्स माइनस सब्सिडी है, और यदि ये जीडीपी है तो हम लोग इसको रिवर्स कर लेंगे जीवीए, तो यहां पर जीडीपी में से माइनस होगा टैक्स और सब्सिडी हो जाएगा प्लस, तो जीवी आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना। द टोटल टैक्स रेवेन्यू यूज्ड फॉर जीडीपी कंपाइलेशन इंक्लूड नॉन जीएसटी रेवेन्यू। नॉन जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी के थ्रू जो कलेक्शन हो रहा है, और जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी कंपाइलेशन में नॉन जीएसटी भी आएगा, जीएसटी भी आएगा, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस भी आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आएंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस भी आएंगे, ये सब आएंगे। और इसकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो किस वेबसाइट पे मिलती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ये एस्टिमेट करके बताते हैं करंट प्राइस पर। तो जीडीपी एक्चुअल में तो क्या होता है, याद रखना, एक होता है करंट प्राइस और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। तो आपको पता होगा जीडीपी हम लोग करंट प्राइस पे भी निकालते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे भी निकालते हैं। करंट प्राइस का मतलब ईयर ऑन ईयर, जैसे 21 फिस्कल ईयर है तो इसके बिहाफ पे हम लोग फिस्कल ईयर 22 को देखेंगे। यदि इसके बिहाफ पर देख रहे हैं तो वो क्या है, करंट प्राइसेस पर बेस्ड है। और यदि हम लोग 2011-12 के स्टैटिस्टिक्स के आधार पर देख रहे हैं तो वो कांस्टेंट प्राइस है, ये बेस ईयर कहलाता है, ठीक है। ये जो है चेंज भी होगा जल्दी, इसको जो है 2016-17 कर दिया जाएगा, ठीक है, अभी हाल ही जल्दी कर दिया जाएगा इसे 1-2 ईयर के अंदर ऐसा होगा, देखिए, क्योंकि ये 5-5 साल के बाद ये क्या होता है, बेस ईयर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत चेंज हो जाती हैं, है ना, ठीक है। चलिए, फॉर ऑब्टेनिंग टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट प्राइस पर जब बात करते हैं टैक्सेस जो ऑब्टेन होते हैं, मतलब जो 2011-12 वर्ष के अनुसार है, वॉल्यूम एक्सट्रापोलेशन इज डन यूजिंग वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ टैक्स गुड्स सर्विसेज एंड एग्रीगेटेड टू गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ टैक्सेस। तो देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये करंट प्राइस के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, वैसे ओवरऑल जो मंथली हम लोग देखते हैं तो वो कांस्टेंट प्राइस पर देखते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है वो कहाँ है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की वेबसाइट पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया गवर्नमेंट ने, मतलब खर्चा कितना किया,
ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट, अब गवर्नमेंट क्या होता है, फॉरेन से बहुत जगह से लोन लेती है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना होता है। वाज यूज्ड टू एस्टिमेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो चीजें ना ध्यान रखना, ये टर्म अभी आएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो किस किस फॉर्म में होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे। जो लोन ले रखा है गवर्नमेंट ने एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके इंटरेस्ट का पेमेंट करना, क्योंकि ये तो वर्ल्ड बैंक से 30-30, 40-40, 50 साल के लिए हम लोग लोन लेते हैं। सब्सिडीज वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, ये सभी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बड़ा है, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। क्यों, पेंडेमिक था, गवर्नमेंट रिकवरी कहां से कर रही थी, पेट्रोल डीजल इत्यादि से, और उन्हें क्या है, लोगों को देना होगा, क्योंकि इस बार स्कीम्स जो है वो बहुत ज्यादा चलाई हैं। ठीक है, आप हम लोग बोलते हैं ना कि पेट्रोल के दाम, प्राइसेस और इतने जो टैक्सेस क्यों बढ़े हैं, इतने जो है एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई हमें एक जो बेसिक स्कीम से जो लोगों की आज की आवश्यकता है, पुअर सेक्शन जो है, स्ट्रेटा है, उसको प्रॉपर फैसिलिटेट करना होगा इस पेंडेमिक के दौरान, इसलिए ये सब हुआ। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर इस पूरी इकोनॉमी में, इस इकोनॉमी आउट ऑफ वर्ड्स क्या अभी वो समस्या से बाहर निकल चुकी है, तो देखिए ऐसा नहीं है, ये तो परसेंटेज ग्रोथ बता रहा है। देखिए बेस ईयर में आप देखेंगे तो क्वार्टर 1 जो था कब का, 2021 का, उसमें तो सबसे ज्यादा स्लम्प था, पूरा लॉकडाउन लग गया था। इसके रेशियोमेट्रिकली बेस इफेक्ट के कारण ये ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्राइवेट कंजम्पशन, यदि आप देखेंगे देखिए भारत का, मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं कि जो भारत का जो प्राइवेट कंजम्पशन है, भारत एक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है, तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है पूरे के पूरे जीडीपी का 60% तो अकेला यही है, और भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ वगैरह इससे काफी हद तक डिसाइड होती है। तो इसमें देखा गया कि यहाँ पर क्वार्टर 1 में इसके देखिए क्वार्टर 1 में देखिए आप इस परसेंटेज को देखिए, पहले नेगेटिव था, इससे ये 19.3% बढ़ा है, तो एक्चुअल में नेगेटिव ही चल रहा है। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 4-5 साल से लगातार जो है ना, लास्ट 50 इयर्स, 50 साल का सबसे लो कंजम्पशन हो गया, लोगों का जो खरीद है ना वो बहुत कम हो गई। आपको याद आ रहा होगा जीएसटी जब से अप्लाई हुआ, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो लोगों ने बचत का ज्यादा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया, वो सारी बचत जो है लॉकडाउन में खत्म हो गई। तो कुल मिला के क्या होता है कि कंजम्पशन, लोगों ने खर्चा करना ही कम कर दिया। तो ऑब्वियसली जब भारत एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, 4-5 साल से कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल जीडीपी का बड़ा नेगेटिव पॉइंट चल रहा होगा। यस और नो, आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है उसमें नेगेटिव देखा गया है ग्रोथ। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह जो की मदद से गवर्नमेंट जनरेट करती है वो 55.3, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये वो 4 मेजर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जीडीपी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे काम करते हैं। और आप ये देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है लगातार, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अभी पीक पे चला गया था जो 2021 में मई था उस समय, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप में चरम पे जा रहा है। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि भारत में बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा है, भारत में जो है कंपनीज जो है ब्राउन फील्ड में, फॉरेन की कंपनीज किस में लगा रही है पैसा, ब्राउन फील्ड में लगा रहे हैं, नॉट ग्रीन फील्ड में, तो वो तो जो है अपना प्रॉफिट देख रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, हम ये देख रहे हैं, सबसे खास बात हम क्या देख रहे हैं कि भारत में इतना सबसे बड़ा विश्व में निवेश भारत में आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा, एम्प्लॉयमेंट जो नया जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो अपने आप में हम लोग किस स्टेज में जा रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ वाले सेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग। अब आप एक चीज देख लीजिए कि जो क्वार्टर 1 था 2021 का, ठीक है, आप ये देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर 2017 के क्वार्टर 1 में कितना था, 31.46 लाख करोड़ था रियल नंबर, कांस्टेंट प्राइस पर कितना जो जीडीपी था। ठीक है, आज की तारीख में कितना पहुंच पाया है, 32 ही पहुंच पाया। मतलब आप ये देख लीजिए 2018 से भी हम लोग अभी नीचे चल रहे हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि चारों वर्ष बिल्कुल जीरो हो गए, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, क्योंकि ये जो स्लंप देखा हमने, इस स्लंप में सबसे ज्यादा स्लंप था, आपको याद आ रहा होगा
लगभग -27% जो है नेगेटिव में गया था हमारा जीडीपी, है ना, Q1 2000 फाइनेंशियल 21 जो लास्ट ईयर का था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो जीडीपी ग्रोथ रेट देख रहे हैं, तो ये कब से है, देखिए ये 1970 ये मान लीजिए, ये 1950 से मान लीजिए, और ये जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए हमने ग्रोथ देखी, एक बार समय आया 80 के समय हम लोग नेगेटिव भी गए, तो ये है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लेकिन ये 2020 में क्या चले गए, हम लोग बिल्कुल नीचे चले गए। ओवरऑल ग्रोथ देखें तो -7 से भी नीचे के करीब थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं एनुअल चेंज जो हुआ, ये अपने आप में हम यहाँ पर थोड़ी बढ़त देखी थी, एनुअल जो परिवर्तन है वो बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, तो जीडीपी श्रिंक हुई है। इसके बाद देख लीजिए टर्निंग पॉइंट इन जीडीपी साइकिल। हम लगातार देख रहे हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 0 से 1 में देखें तो लगातार ये ईयर ऑन ईयर, कब से, जब से वो 2016 से डिमोनेटाइजेशन हुआ और अभी 2021 को भी ले लीजिए, हम लोग नेगेटिव ही देख रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आया है बट ये लगातार नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट ऑफ जीडीपी साइकिल, तो यहाँ पर आपको ये साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4, इसको सब डिवाइड किया गया, ये वाला, ये जो सब डिवीजन किया गया। और यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइकिल 4 जो है, जो रिसेंट वाला है 2016 से 2020 तक लगातार साइकिल गिरता चला जा रहा है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि जीडीपी बढ़ रही है, एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्शन पे है। हम लोग बोल रहे हैं फॉरेन सीड्स पैसा खूब आ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अपने आप में गिनी कोफिशिएंट एटसेट्रा, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। अपने आप में एक पोजीशन जो इकोनॉमी की बहुत अच्छी नहीं चल रही। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए 2020-21 में -7.3% पे चली गई। अब हमने 8, तो ये इसके बिहाफ पे बेस इफेक्ट के कारण ये बड़ा दिख रहा है। एक्चुअल में जो है ये 0 ग्राउंड पे ही आ गया, ठीक है। फॉलिंग पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा प्राइवेट कंजम्पशन लगातार देखिए यहाँ पर ये जो जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस में वो गिर गया। देखिए लगातार, मतलब ये बहुत तुलनात्मक रूप से हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो 2015-16 से 2021-20 जो है ये सबसे लोएस्ट कंजम्पशन हुआ है, और एक बार 2020-21 में तो सबसे कम नीचे आ गया, ठीक है। तो ये लगातार कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा। तो यहाँ पर हम लोग प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, भारत का जो टोटल जीडीपी है उसमें डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन। तो वर्तमान में ये जो है 2016-17 में ये 99,700 रुपए था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ती जा रही है, 45 साल की सबसे चरम पे है 2017-18 में, आगे भी देख लीजिए कोविड-19 में। तो 9 मिलियन एम्प्लॉयड जो पीपल हैं वो कम हुए। और मैं अभी आपको एक न्यूज कटिंग दिखाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि 15 मिलियन पीपल जो है, 15 मिलियंस का मतलब समझ रहे हैं, 1.5 मिलियन, 15 लाख लोगों की नौकरी गई है। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूं। सो हियर इट इज 1.5 मिलियन। तो इस बार क्या हुआ, इंडिया में जॉब लॉस जो हुआ वो 15 लाख लोग जो हैं जॉब से अनएम्प्लॉयड हो गए, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये जो आंकड़े हैं अपने आप में क्लियर संदेश है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो लगातार क्या हुआ, look for a job have been falling and when India is young bulge is rising। भारत में इतनी बड़ी जो यंग आबादी है, हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के बार बार जो नगाड़े पीटते हैं उसके बाद ये पोजीशन चल रही है। तो फर्स्ट सच इंस्टेंस ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइनिंग इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री। तो इस प्रकार का इतना बड़ा डिक्लाइन जो कभी नहीं देखा गया। India started routinely witnessing unemployment rate close to 6 to 7% in year leading to the COVID-19। तो COVID-19 के चलते बहुत ज़्यादा नौकरियां गई हैं। इन्फ्लेशन रेट में तो आपको पता ही है कि जो 2011 से 14 के बीच में क्रूड ऑयल था वो $110 पर बैरल था। बैरल का मतलब 159 लीटर, ठीक है, 159 लीटर्स। फिर ये फॉल हुआ, अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए, $85 हो गया, फिर $50 हो गया। इन प्राइसेस के कम होने के बाद भी पेट्रोल वगैरह की रेट वगैरह कम नहीं हुई।
हाई इन्फ्लेशन वगैरह देखने को मिला, फेसिंग परसिस्टेंट रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब हाई इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं देश में। इवन द डिमांड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लॉकडाउन 2020 कुड नॉट एक्सटिंग्विश द इन्फ्लेशनरी सर्ज, जबकि यहाँ पर जो है ना डिमांड का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया, लोगों के पास सेविंग्स ही नहीं बची, लोगों की कंजम्पशन कम हो गया, उसके बाद भी इन्फ्लेशनरी सर्ज रहा, तो अपने आप में तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। ऐसा नॉर्मली होता ही नहीं है, यदि लोगों की डिमांड ही कम है तो प्राइसेस कैसे ज्यादा बढ़ सकते हैं। बट गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन रहा, गवर्नमेंट को जो स्कीम्स चलानी है उसके लिए वो लगातार जो है टैक्सेस की मदद से, डिफरेंट टैक्सेस, पेट्रोल, डीजल एंड एटसेट्रा, उन सब में ये अप्लाई करती चली गई। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंटली जो है आरबीआई थ्रेशोल्ड सिंस लेट 2019, तो अपने आप में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या बताता है कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो फ्रॉम मार्केट टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को खरीदना पड़ता है मार्केट से जो वो एक्सपेंसेस करती है, तो यहाँ पर एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस द इनवेस्टेबल फंड अवेलेबल फॉर द प्राइवेट बिजनेसेस टू बोरो, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। तो देखिए एक मिनट का समय दीजिए, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, यस। देखिए यहाँ पर क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट को बोरो लेना होता है, उधार तो लेना होता है, उस उधार की पूर्ति के लिए क्या होता है, वो इंटरेस्ट वगैरह भी देना होता है, मार्केट से भी उठाती है पैसा अपने काम को, एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। एक्सेसिव बहुत ज्यादा जब गवर्नमेंट बोरोइंग हो जाती है, वो किसको रिड्यूस कर देता है, इन्वेस्टेबल फंड। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी हाल ही में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेशनल मॉनेटाइजिंग पाइपलाइन, कितने लाख करोड़ की, 6 लाख करोड़ की। अब यदि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा तो क्या वो 6 लाख करोड़ अलोकेट कर पाएगी? यदि वो 6 लाख करोड़ अलोकेट नहीं कर पाती तो क्या राज्य इसमें अलोकेट करेंगे और क्या प्राइवेट प्लेयर अलोकेट करेंगे? तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्राइवेट प्लेयर जब नहीं करेंगे तो ओवरऑल प्राइवेट बिजनेसेस से उसको बोरो करना होगा, और एक मतलब जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से उधार दे रही है। दिस ड्राइव्स अप द प्राइसेस, और इससे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ पर जो गवर्नमेंट इनकम करती है और जो खर्चा करती है उसमें हमेशा खर्चा ज्यादा करती है गवर्नमेंट, तो हमेशा फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो बना ही रहता है ना। 3.5% पर लाने की बात है, लेकिन ये अब तक जो है हासिल नहीं किया गया है। FRBM एक्ट पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, FRBM, ठीक है, FRBM, फिस्कल रेगुलेटरी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, इस पर आप जो है शॉर्ट नोट लिख दीजिए। सो यहाँ पर सच लोन एडिशनल बोरोइंग इंक्रीज ओवरऑल डेप्थ, और जो ज्यादा लोन ले लेती है तो उससे डेप्थ इंटरेस्ट पे करना होगा, गवर्नमेंट को रीपे करना होगा। द यूनियन बजट फॉर द करंट financial year, government accepted that it had been under reporting the fiscal deficit almost 2% of GDP। गवर्नमेंट इसको अंडर रिपोर्ट कर रही है लेकिन एक्सेल में है नहीं, मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है और उसका रेवेन्यू कम है, और ये हमेशा से चला है, ठीक है। और रुपी वर्सेस डॉलर में आपने देखा कि जो है एक समय था इकोनॉमी US डॉलर वाज वर्थ 59, गवर्नमेंट टुक इन चार्ज 59 ही था, उसके बाद 7 ईयर लेटर आज की तारीख में 73 बना हुआ है। और भारत का रुपी जो है ना, यहाँ पर वीकनेस अभी दिखाई दी है, लेकिन हम लोगों में अभी जो इन दिनों में क्या देखने को मिल रहा है, वी हैव सीन दी फॉरेक्स, वो बहुत अच्छा है, तो उससे क्या अभी स्टेबल बना हुआ है। जो पॉइंट्स में जो हमारी करेंसी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेकिन ओवरऑल क्या है कि जब भी कभी ये डॉलर्स की कीमत ये इस तरह से 73 या 75 ज्यादा होगी तो अपने आप में ये हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी को कम कर देती है। तो हमारी जो पीपीपी है, आपको पता होगा ना जीडीपी किस किस में मेजर करते हैं, जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी पीपीपी। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें भारत 3rd रैंक पर है और यहाँ पर भारत 5th रैंक पर है नॉमिनल। तो आप मुझे शॉर्ट नोट लिख दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी नॉमिनल एंड पीपीपी, है ना, एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है। तो ध्यान से सुनिए, जो जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो जीवीए है, ठीक है, वो क्या होता है, कहां से होता है, सप्लाई साइड से होता है, याद रखना, सप्लाई साइड, ये जरूर याद रखना, सप्लाई साइड से। तो जो एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री, इसके 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग,
इसमें हमने क्या देखा है, ईयर ऑन ईयर 4.5% चेंज देखा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें तो इंक्रीमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री तो हमेशा इंक्रीज ही हुआ है, लेकिन माइनिंग और क्वायरिंग देखिए तो 2019-20 में ज्यादा था, अब उसके बराबर भी नहीं आ पाया। देख लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में भी 2019-20 में ज्यादा था, तो मान लीजिए ये पूरे 2-3 साल पूरे जीरो हो गए अपने आप में। ये देख लीजिए अभी भी उस लेवल पे नहीं आया मैन्युफैक्चरिंग। ये सब सप्लाई साइड की बात करता है, और हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं करंट कांस्टेंट प्राइस पर, जो 2011-12 के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग पीछे हैं। देख लीजिए, ये देखिए 2021-22 का, और ये पीछे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल वगैरह में भी थोड़ा सा बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पर एक पूरा स्टैटिस्टिक देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो जीवीए है, ये मेरे शायद पीछे आ रहा होगा, ओवरऑल जो जीवीए है, मैं हट ही जाता हूँ आपके लिए ताकि आपको सुविधा हो जाए कंटेंट देखने में, राइट। ओके, लीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए ओवरऑल इंपैक्ट कितना हुआ है, 18.8% ग्रोथ देखिए कब, 2021-22 में, लेकिन वहां पर नेगेटिव भी तो थी, -22.4। अब आप बोलेंगे सर हमने तो 26 देखिए वो 26.95 जो है 27% के करीब, वो जीवीए नहीं जीडीपी है, इसीलिए मैंने जीडीपी जीवीए का अंतर पहले ही क्लियर कर दिया। कुछ मत देखिए आप, तो ये देख लीजिए लास्ट फाइनल कंक्लूजन की 2019-20 की तुलना में भी हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस कलेक्शन जो ये जीडीपी है, तो आपको पता होगा व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, डेफिनेशन बता दीजिए। जीवीए क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस क्या होता है। इसी प्रकार से जो जीडीपी है उसमें देख लीजिए, जीडीपी में कितना देखा हमने, 20.1% ग्रोथ देखा, और लगभग 24.4% माइनस में देखा हम, ठीक है। और ये सब किसके ऊपर बताया, ये अभी ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, करंट प्राइस पर अभी स्टैटिस्टिक्स आने वाला। तो ये जो टेबल्स होती है ना, वो ईयर ऑन ईयर जो 4 क्वार्टर्स होते हैं उनकी लगातार रिलीज की जाती है, याद रखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, ये जो मैं टेबल्स डिस्कस कर रहा हूं इसके बिहाफ पे क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्रिएट कर दिया जाता है। आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे होंगे और तुलना करते हैं 4 ईयर से, 5 ईयर से, या इस क्वार्टर ईयर में ओवरऑल क्या रिफ्लेक्ट हुआ। इस तरह के जो प्रश्न है ना, ये तभी आप दे पाएंगे जब आपको एक जनरल इस डायग्राम को आपने देखा हो। तो आप देख लीजिए यहां पर जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो ये क्या है, ये है डिमांड साइड। इज इट क्लियर, डिमांड साइड, ठीक है। तो एक अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर हो गया इंडियन इकोनॉमी का, यस और नो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो सबसे ज्यादा है ही, मैंने बताया आपको, जो हम लोग खरीदते हैं जितने भी भारत के लोग हैं 60%। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, राइट। यहाँ पर ये पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये सभी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट भी तो खर्चा कर रही है, तो ये सप्लाई साइड ही तो हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो अल्टीमेटली किसके पास आएगा, लोगों के पास, और वो खर्चा करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड। तो आप देख लीजिए कि अभी भी हम लोग जो है सॉरी ये वाला, यस, देख लीजिए अभी भी हम लोग 2019-20 के स्टेज पर नहीं आए। देख लीजिए अभी हम इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, सभी कंपेयर कर लीजिए। इसमें तो ये जो है आप बोलेंगे कि सर इसमें ज्यादा कैसे हो गया, 3,92,585 और ये है 4,21,000। जब हम इनके एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको रियल पिक्चर जीडीपी की पता चलती है, भारत में क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये ज्यादा कैसे, भाई गवर्नमेंट ने ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है, किसके लिए, सब्सिडीज बहुत ज्यादा दी है, लोगों को मदद की है, स्कीम्स बढ़ाई है, तो गवर्नमेंट ने अपना जो साइड है उसको इंक्रीज किया है, तो उसकी तुलना में गवर्नमेंट ने अपना रोल ज्यादा प्ले किया है, इसलिए बढ़ा है। बाकी सब देख लीजिए आप नेगेटिव में चल रहे हैं। ये 12,33,000 है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह वो सब करते हैं, 10,22,000 देखिए कम है। तो ओवरऑल आपकी पिक्चर जो है यहाँ पर आ रही है 20.1% का ग्रोथ हमने देखा है। और ये जो है इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स आपको करंट प्राइस का मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर का जो Q1 है अप्रैल जून का, ठीक है, उसके बिहाफ पे है ना, किससे कंपेयर करते हैं, फिस्कल ईयर 21
क्वार्टर वन से कंपेयर करते कितना ग्रोथ हुआ क्वार्टर वन का फिस्कल ईयर जो भी वर्तमान में आया है 22। इज इट क्लियर? और इसमें क्या देखा, 26.5 की ग्रोथ देखी, किसमें भाई, जीवीए में, और -22.2 था नेगेटिव में लास्ट ईयर। ठीक है, उठता हुआ दिखने को मिला है। इसी प्रकार से यहां पर करंट प्राइस में देखिए, करंट प्राइस कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और कांस्टेंट प्राइस कंपैरेटिवली कम करता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए आपको सारे? चलिए, ये टेबल मैंने इसलिए लगा दिया आपको कि आपको मेन इंडिकेटर्स पता चल जाए कि जो राइस का प्रोडक्शन है उसमें जो चेंज हुआ है। तो यहां पर राइस का प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना में 9.9% बढ़ा था, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार 6.4 ही बढ़ा है, तो तुलनात्मक रूप से कम बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। ठीक है, ओवरऑल तो ग्रोथ हुई है लेकिन कम बढ़ा है। कोल प्रोडक्शन तो लास्ट ईयर नेगेटिव ही चला गया था क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट वो सब बंद हो गए थे जो डिमांड था। अभी ये इसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका मतलब ओवरऑल बेस इफेक्ट के मामले में हम लोग जाएंगे तो ये नेगेटिव ही अपने आप में। ठीक है, क्रूड ऑयल, तो ये टेबल अपने आप में आपको एक एक चीज का, इंश्योरेंस से लेकर सी पोर्ट, व्हीकल, ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगा कि भारत की पोजीशन पिछले साल में क्या थी। देखिए, सबसे वर्स्ट पोजीशन तो देखिए, पैसेंजर हैंडल्ड एट एयरपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आ गया, एयरपोर्ट पर जा ही नहीं रहते। व्हीकल्स, रेलवेज की क्या हाल थी, सब आपको मोबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया। इज इट क्लियर? ये टेबल इसलिए लगा दी है, आपको पता होगा भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी किस राज्य की जनरेट होती है, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ देखी गई वो यहाँ पर दी गई है। तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की जीडीपी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो इंडियन नेशनल रुपी में 2011-12 के हिसाब से कितना शेयर है, परसेंटेज है, अलग अलग राज्यों पर क्या इंपैक्ट हुआ, आप अपने स्टेट का जरूर पढ़ सकते हैं, अपने स्टेट पीसीएस के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। एंड फाइनली हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर है और जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर तो फिर भी कंपैरेटिवली ग्रोथ होते हुए दिखा है, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई। ठीक है, वहीं आप लोग बात करें रियल एस्टेट जो है, मतलब जो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है भारत में, कंस्ट्रक्शन में या फिर एग्रीकल्चर में। तो रियल एस्टेट देखिए कहाँ धड़ाम जाके नीचे गिरा है। इज इट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग देखिए कहाँ जाकर गिरा है। तो आप सोचिए कि भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट किस बुरी तरह से गिरा होगा, आपको यहाँ पर ही सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया सॉ कितना परसेंटेज डिक्लाइन देखा, 7% इन द फॉर्म ऑफ 407 मिलियन, और अब क्या है 378 मिलियन, इतना एम्प्लॉयमेंट रहेगा। मतलब आप ये देख लीजिए 40.7 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे, तो अब कितने रह गए, 37.8 करोड़ पीपल ही एम्प्लॉयड रह गए हैं। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों को मिलाकर। ऑर्गेनाइज्ड में तो बहुत ही छोटा आंकड़ा है ना। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको जॉबलेस ग्रोथ क्या है, तो आप एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ इन आफ्टर प्रेजेंट पेंडेमिक एंड द जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द जॉबलेस ग्रोथ एंड व्हाट इज द सिनेरियो इन अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो इस पर आप लोगों की ये पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हुई। हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चर्चा में आई कि जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट डैम को क्लियर किया है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो टिहरी डैम, टिहरी उत्तराखंड याद रखना, अलकनंदा में जो है ये श्रीनगर अलकनंदा, ठीक है, चिला पावर प्रोजेक्ट, धकरनी पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब पावर प्रोजेक्ट्स को आप जो है जरूर याद रखेंगे, टिहरी स्पेशली। और ये मेजर पावर प्रोजेक्ट को भी गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया है, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रहा है अभी। इस प्रकार देखा जाए तो भारत हाइड्रो पावर के मामले में 7th लार्जेस्ट हाइड्रो पावर मेकिंग द वर्ल्ड है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये है, आपको मैंने बहुत बार बताया कि जो लार्ज इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आते, जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है।
तो इंडिया एडिंग नियरली, तो भारत लगातार इसको बढ़ा रहा है। लेकिन इससे क्या है, जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है ना। हमारा जो हिमालयाज इकोसिस्टम एटसेट्रा है। नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन की कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लगभग 7000 मेगावाट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चलिए, हाल ही में एक और चीज चर्चा में आई, देखिए एक बहुत ही भयंकर कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। इसमें चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का तालिबान, ये अपने आप में डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा भारत के लिए, यदि ऐसा सब कुछ पॉजिटिवली होता चला गया। तो भारत को यहाँ पर बहुत ही डिप्लोमेटिकली देशों को साथ में लेना चाहिए, ईरान को, रशिया को, तजिकिस्तान को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। ठीक है, ये सभी देश जो हैं मिडिल ईस्ट देश हैं, इसके अलावा जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये सभी देश कहीं ना कहीं भारत को एक प्रेशर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, डिप्लोमेटिकली भारत को इसको हैंडल करना हो। दूसरी ओर क्या हो रहा है, चाइना बहुत तेजी के साथ में म्यांमार में चेंगडू लिंकैंग से होते हुए यंगून तक एक पूरा ट्रेड कॉरिडोर बना रहा है। अपने आप में स्ट्रिंग ऑफ पल्स और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। और उधर हमने एक बात की ही थी कि चाइना ने भी अपना नया मैरीटाइम लॉ निकाल दिया है, राइट। तो मैरीटाइम लॉ आपको डिटेल में डिस्कस किया ही था मैंने। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है व्हाट इज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, और इसमें कौन कौन से पोर्ट हैं, वो सभी पोर्ट को लिस्ट करके मेल कर दीजिए, आप लोग जरूर मेल किया कीजिए, है ना। और एक और बात कि भारत ने इसके अगेंस्ट कौन सी पॉलिसी लाई है, तो वो है नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें हमारा डुकम पोर्ट, सबांग पोर्ट, राइट, असम्पशन आइलैंड पर जो पोर्ट, तो ये सभी जो पोर्ट है हम लोग क्या बना रहे हैं, नेकलेस ऑफ आइलैंड, की भाई चाइना की हेजीमनी को इस इंडियन ओशन में रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत ज्यादा पॉइंट अभी चर्चा में आया कि चाइना ने देखिए लगातार सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का क्रैकडाउन किया, उसके बाद में बहुत सारे जो बिलियनियर्स थे उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, उसके बाद में आपने देखा कि जो है जैकमा वगैरह पर तो आपको पोजीशन पता ही है। उसके बाद में आपने एजुटेक जो कंपनीज हैं उनको बिल्कुल जीरो कर दिया और उनको नॉन प्रॉफिटेबल बना दिया गया कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत कमाई हो रही थी, रातों रात जीरो कर दिया। इसके बाद में आज की तारीख में क्या है, उन्होंने, चाइना ने एक और टर्म लिया कि जो वीडियो गेम्स इत्यादि हैं, वीडियो गेम्स, वो कि कोई भी बच्चे जो 18 साल से नीचे के बच्चे उनको फिक्स टाइम पर, इससे ज्यादा नहीं खेल सकते। तो एक एक चीज जो है ना चाइना डिक्टेट कर रहा है अपने आप में। शी जिनपिंग के लिए ये अपने आप में जो है ना एक वोल्केनिक इरप्शन के रूप में आने वाले समय में इरप्ट होता हुआ दिखाई देगा। वहां के लोग इस प्रकार की जो सख्त पॉलिसी, उसे एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, है ना। ऐसा ही होता है जब कभी भी डिक्टेटरशिप आती है। तो देखिए चाइना में जो है 50% ऑफ चाइनीज प्ले मोर देन 6 आवर पर वीक। 50% से ज्यादा चाइनीज जो है ना वो ज्यादा खेल रहे हैं, है ना, ये देखने को मिला। चाइना में लोग 6 से 8 घंटे, 26%, 10 घंटे से ज्यादा गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उसमें एंगेज कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना के लोग बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा कमाने की जरूरत क्या है, हमें जितनी आवश्यकता उतना ही कमाएंगे और मौज लेंगे आराम से। मैंने आपको एक बार बहुत पहले ये टॉपिक भी कवर किया था। तो उसके बाद यूएसए के लोग खेलते थे कि भारत के लोग इतने वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेलते हैं, तो पोजीशन देख लीजिए। इसके अलावा एक और चीज, चाइना के अंदर जो है वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा डिसाइडेड है, तो अपने आप में एक नया सिनेरियो भी चाइना में ये देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के ये 9 जजेस जो बिल्कुल क्लियर हो गया है, जिसमें जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे माहेश्वरी, जस्टिस हिना कोहली, जस्टिस बीवी नगरत्ना, ये जो हैं इनकी उम्मीद है कि ये भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल बनेगी। 3 फीमेल एक साथ, अभूतपूर्व, अप्रत्याशित इस बार 9 जजेज एक साथ बनाए गए। अपने आप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने बहुत ही शानदार काम किया है। इनमें कौन कौन से जजेस थे, जो कॉलेजियम था जिन्होंने ये रिकमेंडेशन की है, तो यहाँ पर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, चीफ जस्टिस उदय यू ललित, चीफ जस्टिस एएम खानविलकर, ये सब सीनियर 4 जजेस हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस नागेश्वर राव, और इन्होंने वैकेंसीज को पूरी तरह से देख लीजिए आप, आउट ऑफ
433 पोजीशन, ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने नंबर ऑफ जजेस हों। तो अपने आप में 9 पोजीशन क्लियर की और करके दिखाया, बजाय कि टीएस ठाकुर के पीएम मोदी के सामने रोने की बजाय उन्होंने कर्म करके दिखाया। इज इट क्लियर? एक और जस्टिस के बारे में बात करूंगा जो सीनियरिटी के हिसाब से, मैंने बताया था आपको मेरिट बेस पर था, तो आपको पता होगा, देखा अभी ये थोड़ी देर पहले हमने देखा जस्टिस अभय ओका, जस्टिस अभय ओका को बनाया गया नया चीफ, नए जस्टिस बनाया गया। जबकि सीनियरिटी में किसका नंबर था? त्रिपुरा के जस्टिस कुरैशी, राइट। तो लेकिन क्या हुआ था, अमित शाह के खिलाफ इन्होंने क्या हुआ था, इनको जेल भेजने का जो है ना, पूरा जो जेल भेजा करा था, तो वो जस्टिस कुरैशी ने भेजा था, इसीलिए इनका सीनियरिटी होते हुए भी ब्रेक लग गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, अखिल कुरैशी कुड नॉट बिकम। तो देख लीजिए आप कितना ही हम लोग कह लें जुडिशरी इम्पार्शियल है, कुछ पार्शलिटी या पॉलिटिकल। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको एक बात जरूर बताया होगा कि जब भी केंद्र में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा ताकतवर है, वेरी पावरफुल, तो जुडिशरी जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल्ड काम करती है, याद रखना ये बात। हाँ, अति हो जाती है यदि पार्लियामेंट्री या फिर ये जो लेजिस्लेचर की है, जैसे आपको याद आ रहा होगा इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, और अभी भी देखिए करंट में भी बहुत ही सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं अपने आप में। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि यदि एक कमजोर और पंगु सरकार होती है, वीक गवर्नमेंट, उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है बड़े सख्त निर्णय लेती है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट पावरफुल होने के बाद भी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए गए। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन में तो आपको फिर भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि अखिल कुरैशी को अपॉइंट नहीं किया गया। ये ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूं, पहले भी ऐसा हुआ, ठीक है। जुडिशरी में कहीं ना कहीं एक नेपोटिज्म, एक फेवरेटिज्म, ये पॉलिसी चलती आई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की पूरी उम्मीद है कि 2030 तक केवल और केवल एक व्यक्ति, और उनका नाम है अंबानी, मुकेश अंबानी, उनके पास में पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री और रिटेल इंडस्ट्री चली जाएगी। टेलीकॉम और रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है। रिटेल इंडस्ट्री में हमने फॉर्च्यून ग्रुप और अमेजॉन और उसके अलावा सिंगापुर का जो आर्बिट्रेरी कोर्ट, वो सब देख ही रहे हैं, देखना होगा आगे क्या पोजीशन आएगी। इसके अलावा जितने भी सी पोर्ट्स हैं, राइट, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, राइट, ये सभी किसके पास जा रहा है? अडानी के पास जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन तो देखने को मिल रहा है, तो सबको जग जाहिर है। तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस ऐसी देखने को मिल रही है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है, कैन यू बिलीव कि जो भारती मित्तल हैं, एयरटेल के मालिक जो हैं भारती मित्तल, वो ये कह रहे हैं कि आइडिया और वोडाफोन को बचा लो। आइडिया वोडाफोन तो बिल्कुल 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 गिरते ही चले जाने लगा था, जल्दी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा ये। भारती मित्तल कह रहे हैं कि भारत में पूरी तरह से मोनोपोली हो जाएगी यदि ऐसा हुआ, और मोनोपोली होने के बाद जो हमें रेट्स बहुत सस्ती मिल रही हैं, वो जो मर्जी आएगी मनमाफिक रेट्स हुआ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, भारती मित्तल का सजेशन है, बताइए, भारती मित्तल अपनी ही एक कॉम्पिटिटर को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको बचा लिया जाए, है ना, उसे गिरने न दिया जाए, उसको बेल आउट पैकेजेस देती है गवर्नमेंट। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है अपने आप में इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, और जो है यहाँ पर ये पूरे स्टैटिस्टिक्स दिए और आपको एक्चुअल आंकड़ा भी क्लियर कर दिया। तो टैरिफ हाइक द ओनली वे ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, टैरिफ को बढ़ाया जाए, बहुत चीपर रेट पर काम चल रहा है। सुनील मित्तल भारती हैड से आफ्टर कंपनी अप्रूव्ड राइट्स इश्यूज 21,000 crore as company look to put the AGR issue behind the position of growth। तो मेरे को ये बता दीजिए कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है, AGR क्या होता है, ये आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, अभी जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट जो प्रोसेस है, राइट, तो UPI आपको पता है NPCI का एक पार्ट है, नेशनल पेमेंट है ना, NPCI नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, सी का मतलब कॉर्पोरेशन है, यहाँ यही गलती हो रही थी। तो यस, ये रहा यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फ्लैगशिप पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत में देखिए पिछले दिनों में, और गवर्नमेंट की मंशा, इंटेंट भी था कि लगातार ये बड़े लोगों को ऑनलाइन पेमेंट और कैश जो है कम हो जाए, और इसके कारण क्या हो, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बूम भी आता हुआ दिखाई देगा।
ग्रोथ भी दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल पिछले 2 महीने में 3 बिलियन प्लस जो है ट्रांजैक्शन देखने को मिले। 3 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ना। यहां पर आपको पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स लगा दिया गया है ना, कि अगस्त जीएसटी मॉप अप क्रॉसेस 1.2 लाख करोड़। तो देखिए हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा है कि जीएसटी जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगस्त में 1,12,000, जुलाई में 1,16,000, सबसे ज्यादा आपको याद आ रहा होगा मैंने अप्रैल में बात की थी, अपने आप का अब तक का सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और ये सब जीएसटी कलेक्शन क्यों हुआ है, कैन यू गैस? मैंने आपको बताया था जो जीएसटी के जो प्रोविजंस थे, सॉफ्टवेयर है उसके जो प्रोविजंस वगैरह वो आसान किए हैं और सॉफ्टवेयर अब प्रॉपरली काम करने लगा। पिछले 4-5 सालों से तो ये बिल्कुल ठीक है डेडलॉक इस कारण था। तो अभी जो है ये जीएसटी पर और भारत सरकार भी सख्त हुई है कि पेमेंट के लिए उन्होंने जो है पेनल्टीज का प्रोविजन कर दिया है। तो इस बार जो अगस्त में 1,12,000, 1,16,000, जून में कम था ये, ठीक है, मई में 1,02,000 और सबसे ज्यादा 1,41,000। और यहाँ पर देखिए सभी का महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह सब में सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिला, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। 1 लाख करोड़ से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। ये जॉब का मैंने आपको सिनेरियो क्लियर कर ही दिया है। अब बात आ रही है गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पीएफ सेविंग, प्रोविडेंट फंड के बारे में बात आ रही है। इज इट क्लियर? प्रोविडेंट फंड, राइट। तो क्या है प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड का मतलब हिंदी में होता है भविष्य निधि। भविष्य निधि का मतलब भविष्य के लिए जो भी लोग 15,000 से ज्यादा कमा रहे हैं और वो ऐसी किसी कंपनी में जिसमें 20 एम्प्लॉय या इससे ज्यादा हैं, तो उनका लगभग 12% जो है ना वो कटेगा और गवर्नमेंट भी 12% देगी उनको प्रोविडेंट फंड के तौर पे, जब रिटायरमेंट वगैरह में उनको मदद मिल सके। तो यहाँ पर एक नया इनकम टैक्स रूल आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों लाया गया, गवर्नमेंट को ऐसा लाना क्यों पड़ा, अभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रोविजन एम टू एंश्योर पीपल रिटायर विद द एडिक्वेट नेस्ट एग, जब वो रिटायर हो तो उनके पास पैसा हो, क्योंकि लिविंग, देखिए आप बताइए 60 इयर्स के बाद या 70 ईयर, मान लो कोई काम करना ही चाहता है, 65 साल करेगा, 70, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उसको सेविंग चाहिए, उसने नहीं किया प्रोविडेंट फंड, तो अपने आप में हमारे इंडिकेटर्स कितने ज्यादा गिरते हैं। तो इसीलिए क्या है गवर्नमेंट इन सब चीजों को करती है। वॉज बीइंग मिसयूज्ड, लेकिन हो रहा क्या था कि ये जो बहुत ही पावरफुल पैसे वाले जो लोग हैं इसका मिसयूज कर रहे थे। अब आप पूछेंगे मिसयूज कैसे कर रहे थे, यहां पर क्या कर रहे थे, जो करोड़पति जो अपना पैसा है ना वो यहां पर निवेश कर देते थे, मतलब प्रोविडेंट फंड के अंदर लगा देते थे। अब जब वो प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा लगा देते हैं, अपना पैसा वहां सेव कर रहे हैं, एक्चुअल में प्रोविडेंट फंड पर कोई टैक्स था ही नहीं, तो उनका पूरा टैक्स सेविंग हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट देखती रहती है, समय समय पर लेंस लगाती रहती है कि कहाँ कहाँ ऐसे सिनेरियो हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इसको लेंस किया एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज मेड अ रूल कि भाई इतने इतने पर इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो अपने आप में वो टैक्स दायरे में आ जाएगा। बस यही क्या है प्रोविडेंट फंड की सेविंग पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए पूरा सिनेरियो देखते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने इनकम टैक्स रूल इंप्लीमेंट किया, फ्रेश टैक्स लगा दिया है किस पर, प्रोविडेंट फंड पर। इन बजट 2020-22 स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है टैक्सिंग द इनकम ऑफ प्रोविडेंट फंड 2.5 लाख ए ईयर, 2.5 लाख से ज्यादा यदि है एक साल में तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो करोड़पति है, अब जो है जो बिलियनियर्स हैं उनको इवेजन का मौका नहीं मिलेगा। दिस नॉट इवेजन, बेसिकली अवॉइडेंस कर रहे हैं उसको, मतलब इवेड कर रहे हैं एक तरह का, सही बात है। तो लिमिट वाज लेटर एनहांस 5 लाख, बाद में जो है 5 लाख बढ़ा दी गई। अकाउंट वेयर एम्प्लॉय मेक नो कंट्रीब्यूशन इन द प्रीवियस ईयर बजट, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स इन एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, जिसे जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और सुपर एन्युएशन प्लान, ये तीनों एक ही प्रकार के प्लान है जो भविष्य निधि का काम करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम शॉर्ट नोट लिख दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है ना, शॉर्ट नोट लिख दीजिए। सुपर एन्युएशन प्लान क्या होता है, ये इसको कितना कर दिया गया, 7.5 लाख ए ईयर। अब क्या है, विच पीएफ अकाउंट विल बी अफेक्टेड, कौन कौन से पीएफ अकाउंट अफेक्ट होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट मैनेज बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के द्वारा,
एंड जनरल प्रोविडेंट फंड जो है जीपीएफ, आपने यदि आपके कोई भी पेरेंट्स वगैरह यदि गवर्नमेंट में जीपीएफ में पैसा रहता है उनके, वो निकालते हैं, आपको याद आ रहा होगा रिटायरमेंट के समय। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेव फॉर रिटायरमेंट विल बी इम्पैक्टेड, तो वो इम्पैक्ट होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट आर नॉट अफेक्टेड बाय न्यू टैक्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ना वो अफेक्ट नहीं होगा। नॉर आर रिटायरमेंट सेविंग एक्यूमुलेटेड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, ये अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो जेन्युइन लोग हैं, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ने देख लिया कि जेन्युइन लोग को क्यों डिस्टर्ब करना, वो तो कभी था भी नहीं। जिनको पकड़ना है वो बिलियनियर्स वगैरह हैं जो यहाँ पर सेविंग इवेजन कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट अकाउंट आर मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉइज अर्निंग अप टू ₹15,000 ए मंथ, 15,000 रुपए। आज का जो पूरे टॉपिक से ज्यादातर किससे रिलेटेड थे, इकोनॉमी से रिलेटेड थे, मतलब जीएस पेपर 3 से रिलेटेड। ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है ना। तो 20 वर्कर्स 12% ऑफ द बेसिक पे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, 12% गवर्नमेंट मिलाता है, 12% रेमिट कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो 15,000 रुपए कमाता है, ये मिनिमम क्राइटेरिया, जो व्यक्ति 15,000 रुपए कमाता है, 20 वर्कर हैं उस संस्थान में। However, government as well as private sector employees are allowed to make voluntary contribution over and above stipulated deduction। उनका वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, वो चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें, भाई उनकी जिंदगी जैसा चाहे करें, ठीक है। अब ये सब बातें रैशनल क्या था इसके पीछे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू आईटी रूल लाया, क्यों लाया गया। टिल दिस ईयर बजट ऑल द इनकम ऑफ प्रोविडेंट फंड, जितनी भी प्रोविडेंट फंड की थी सेविंग्स, वो सब एग्जेम्प्टेड थी टैक्स से। The provision aimed at ensuring people retire with the adequate nest egg and being misused। तो ये adequate इनको एक जो है ना सीट मिल सके, पेमेंट मिल सके, लेकिन उसका तो मिसयूज हो रहा था। कुछ लोग क्या कर रहे थे, एक्सटेंड टू कंट्रीब्यूट 1-1 करोड़ रुपए ईच मंथ, प्रति मंथ 1-1 करोड़ रुपए क्या कर रहे थे, पीएफ अकाउंट में डाल रहे थे। फॉर सच पीपल टू गेट टैक्स कंसेशन एज वेल एज assured income not compared। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 2 lakh employee who earns 2 lakh and get 8% return on PF saving, तो यहाँ पर ये सब चेंज कर दिया गया। मोर देन 1.23 लाख, जो ये देख लीजिए आप, भारत के 1.23 लाख जो लोग हैं, ठीक है ना, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ठीक है, HNI। तो ये लोगों ने देख लीजिए इन्होंने कितना पैसा जमा कराया, 62,500 करोड़ रुपए ईपीएफ में आ गया। जब सरकार ने देखा ये इतना पैसा आ कैसे गया, क्योंकि इतना पैसा तो आ नहीं सकता, तो समझ में आया कि भैया लोग अपना एक अलग तरीका निकाल रहे हैं टैक्स इवेजन का। तो आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, व्हाट आर द प्रोविजन इन इंडिया रिगार्डिंग द आईटी रूल रिगार्डिंग दिस, इनके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है आईटी रूल वगैरह, ये बताइए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इस स्कीम का नाम है समृद्धि। तो है ना, समृद्धि स्कीम, इज इट क्लियर। चलिए, तो समृद्धि स्कीम क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। समृद्धि कौन सा मंत्रालय कर रहा है, मेटी, समृद्धि मेटी याद रखेंगे। समृद्धि स्कीम को लॉन्च किया। समृद्धि की फुल फॉर्म क्या है, एस से स्टार्टअप एक्सेलरेटर, मेटी प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये हमने ऑलरेडी टॉपिक देखा हुआ है, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। आज एक और टॉपिक, एक और देखिए, आज की जो क्लास है ना, ये लास्ट सेक्शन है इसका। आज की क्लास के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं सेपरेटली एक और लेक्चर बनाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी उसे भी देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो मेटी स्टार्टअप हब MSH इंप्लीमेंट करेगी इसको, ये भी बात मैंने आपको बताई थी। 300 अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं भारत में, उनकी गति को बढ़ाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्टअप्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कस्टमर कनेक्ट, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा जो है ना देश बन गया है। मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूं कि 63 यूनिकॉर्न के साथ, यूनिकॉर्न का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी, पिछले सालों में ही स्टार्टअप शुरू हुआ हो और $1 बिलियन के ऊपर जो है इनका नेटवर्थ हो गया हो, $1 बिलियन, ठीक है। तो ऐसी 63 कंपनीज है भारत की। भारत में सबसे ज्यादा उभरता हुआ मार्केट है आज की तारीख में, है ना। नई नई कंपनीज स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा कर रही है। जोमेटो
अपने आप में बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, बायजूस हुआ, राइट, अनअकैडमी हुआ, लेकिन अनअकैडमी अभी यूनिकॉर्न देखते हैं अभी यूनिकॉर्न है कि नहीं, अभी पूरी लिस्ट देख लेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, राइट, तो इस प्रकार के बहुत से यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। एक्सेलरेटर दैट हैव बीन इंक्यूबेशन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जिसमें जो एक इंक्यूबेशन क्या होता है, जहाँ पे जैसे डिजीज भी होता है तो वो पूरा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो पूरा बिजनेस के 3 साल के अंदर अंदर यदि $1 बिलियन पर पहुंच जाए इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये अपने आप में इसको और ज्यादा एक्सेलरेट करना। और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा, एफडीआई, इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, ओवरऑल होलिस्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फैसिलिटेट इक्वल मैचिंग इन्वेस्टमेंट बाय एक्सेलरेटर एंड इन्वेस्टमेंट। क्रिएट अ कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप। तो ये जो है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहांस करेगा प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट को, एक्सेलरेट करेगा स्टार्टअप एंड प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी फंडिंग एंड मेंटरशिप। हेल्प्स इन ब्रिजिंग गैप्स बिटवीन सिटीज, है ना, जो रिमोट एरियाज हैं, ये सॉफ्टवेयर की मदद से, आज टेलीकॉम की मदद से एंड ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन तक सब कुछ पहुंच रहा है। तो भारत जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप है इकोसिस्टम, 1 बिलियन से ज्यादा जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। और भारत सबसे ज्यादा किसमें फेमस है, भारत में सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनीज, मतलब जो फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, राइट, जो लोन वगैरह भी दे रही हैं, जैसे पेटीएम अपने आप में क्या है, एक प्रकार लोन भी दे रहा है, फिनटेक कंपनी। भारत में फिनटेक कंपनी बहुत तेजी से उठी। ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, हेल्थ के सेक्शन में और एजुकेशन सेक्टर। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रिकॉग्नाइज किया, भारत में टोटल 41,061, आपको याद आ रहा है, आप में से कितने लोगों को पता है कि जो भारत का स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है ना, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्रा स्कीम लोन, ये तीनों पॉइंट याद रखना, इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन। तो ये सब लोन्स की मदद से लोगों को फंडिंग मिली। गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप करिए, आपको बहुत ज्यादा रियायत छूट मिलेगी। जॉब्स क्रिएट हुई। अब आप देखिए एक चीज देख लीजिए बस, आप यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत में स्टार्टअप्स जनरेट तो हो रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं हुआ। टोटल स्टार्टअप है 41,061, जबकि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ। तो ऑलरेडी जो लोग वर्किंग में थे वो सब, तो भारत में जॉबलेस ग्रोथ का फिगर दिख रहा है यहाँ पर, और ये गैप क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। जॉब तो देखिए, स्टार्टअप जॉब यहाँ पर क्रिएटेड मोर देन 39,000 जॉब, और 1,75,000 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है, भारत के ओवरऑल चीज को देखा जाए, ठीक है, ये ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। और स्टार्टअप्स जो हैं ग्रांटेड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिला उनको, इनकम टैक्स में मैंने बताया आपको फायदा दे रही है गवर्नमेंट। ये 38 नहीं है तो 63 के करीब पहुंच चुका है, 12 नई अभी ऐड हुई है। स्टार्टअप 40 से ज्यादा वर्किंग कर रही है। हाँ, सबसे खास बात देखिए, भारत की स्टार्टअप जो है स्पेस में काम कर रही है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इसरो भी उनकी मदद कर रहा है। जो जिस प्रकार से अमेरिका में स्पेस एक्स, अमेजॉन, राइट, और रिचर्ड ब्रैंसन की जो है वर्जिन गैलेक्टिक्स, इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, बोइंग, ये सब काम कर रही है रिसर्च में, स्पेस में। भारत में भी 40+ कंपनीज अभी स्टार्टअप में आई है, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन, राइट। तो बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रिसर्च एंड इनोवेशन, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली ये लोग साउंड काम करते हैं। विश्व लेवल पे पूरा एफडीआई आता है, जो उभरते हुए एजुटेक है उनमें बहुत पैसा आ रहा है। कैटरिंग सोशल नीड्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ऑल, हमारे ओवरऑल नीड को पूरा करता है। और स्टार्टअप के लिए हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, 3 तो मैंने बता दिया आपको, मुद्रा, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम, ये याद रखना। स्टार्टअप यात्रा इनिशिएटिव बाय स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वोकल फॉर लोकल, ये राइट, सोमा प्रोग्राम, ठीक है, ये सब क्या है स्टार्टअप के। और एक अलग से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, भारत में अब जो लगभग 739 डिस्ट्रिक्ट बढ़ते चले जाते हैं भारत में, एक डिस्ट्रिक्ट पर एक प्रोडक्ट डेडिकेटेड हो और वो इंटरनेशनली रेनाउंड हो, तो भारत की जो एक्सपोर्ट है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अभी एक्सपोर्ट 300-400 पे चल रहा है, वो 1000 से ऊपर चला जाएगा, है ना, कई गुना हो जाएगा, जैसे चाइना का है। तो हमें तो आप एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए जरूर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए। इज इट क्लियर? तो स्टार्टअप से क्या क्या फायदा है
लेस देन 100 करोड़ रुपीस में एक प्रॉपर कंपनी इनकॉर्पोरेट एज प्राइवेट लिमिटेड, इनकॉर्पोरेट कैसे होते हैं, प्राइवेट 100 करोड़ से कम के करीब होता है ये। 10 साल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, यस, लीजिए, इंटरनेट शायद चला गया है, ओके, लेट मी शो यू कि भारत की जो यूनिकॉर्न है कंपनीज वो कौन कौन सी, देख लीजिए, ये 63 कंपनीज हैं, जेटवर्क, राइट, ग्रोफर्स, रूडाइट्स, ठीक है, ये सारी कंपनी जो हैं आपको, ये 63 कंपनी, अपग्रेड, ये एजुटेक कंपनी है अपग्रेड, भारत पे, ऑफ बिजनेस, राइट, ये सभी, जेटा, मोबिलिक्स, अर्बन कंपनी, और इसके अलावा हम लोग बहुत सी कंपनीज को आप जानते हैं, क्रेड आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे इसका नाम, फार्मा इजी, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है फार्मा इजी, राइट, इसके बाद 5 स्टार बिजनेस, और राइट, डेली हंट, आप लोग डेली हंट बहुत ज़्यादा देखते होंगे, ठीक है, डेली हंट आपने बहुत ना, फोन पे एक स्टार्टअप है भारत में, कास्ट 24, ठीक है, इसमें तो टाटाज वगैरह में निवेश किया हुआ, तो ये सभी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, राइट, रेगिवो और उड़ान, ओयो जो रूम्स हैं, स्विगी, पेटीएम, बाईजूस, हाइक, जोमेटो, क्विकर, पेटीएम, ओला कैब्स, राइट, ये सभी, स्नैपडील्स, तो ये सभी जो है भारत की यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। और भारत की यदि मैं फाइनेंशियल कंपनी, फिनटेक कंपनी की बात करूं, भारत में फिनटेक कंपनी कौन सी होती है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी है, ऑल द फाइनेंशियल टास्क वर्क कंप्लीटेड थ्रू द पेपर वर्क, और इंडस्ट्री कंपोज द कंपनीज दैट यूज टेक्नोलॉजी टू मेक फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल सर्विसेज उनको मोर एफिशिएंट बनाती है। तो इनमें सबसे शानदार मैंने क्या बताया था आपको, पेटीएम है, राइट, रेजर प्ले है, रेजर पे, राइट, क्रेड है, ये सभी, इंस्टा मोजो से आपने जरूर किसी ना किसी पे पेमेंट किया होगा, मोबीक्विक से जरूर किया होगा पेमेंट, तो ये सभी क्या है, फिनटेक कंपनी का भारत में बहुत तेजी से रुझान देखने को मिला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और अभी तो बहुत सारी चीजें हमको लगातार डिस्कस करते रहना चाहिए। आज की क्लास यही रोकता हूँ। कैसी लगी आपको क्लास, और इकोनॉमी का एक पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव Q1 और उसकी पूरे स्टैटिस्टिक्स, मैंने यदि कहीं पर कुछ नहीं एक्सप्लेन किया है, आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ब्रिज पूरा दे दिया है। इस पूरी PDF को प्रॉपरली जो है ना आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।